नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। आज है 11 दिसंबर। आज हम लोग देखेंगे कि द हिंदू के समाचार पत्र में कौन कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं। तो बड़े ध्यान से कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा। अब चूंकि आज संडे है तो आज आपको पता है कि द हिंदू के अंदर साइंस टेक से जुड़े हुए कई सारे आर्टिकल्स आते हैं। तो मैंने कोशिश करी है कि जितने भी इंपॉर्टेंट साइंस टेक के आर्टिकल्स हो सकते हैं वो यहां पर आपको समझा दूं। तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला आर्टिकल जो है वो पृष्ठ संख्या 13 पर आपको मिलेगा। इसको आप सेकंड पेपर से जोड़ सकते हैं, जहां पर हम लोग अंतरराष्ट्रीय संबंधों के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, अब ये आर्टिकल जो है इसमें रशियन ऑयल के ऊपर जो प्राइस कैप लगा है, ठीक है, जैसे जो G7 देश हैं इन्होंने जो प्राइस कैप लगाया है उसके बारे में ये आर्टिकल है। अब यहां पर आपको पहले समझना होगा प्राइस कैप क्या होता है। देखिए, यहां पर जो प्राइस कैप लगाया गया है ना वो है $60 पर बैरल का। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी देश, यहां पर है रूस, ठीक है, कोई भी देश XYZ रूस से जब तेल खरीदेगा ना तो $60 से ज्यादा इसको पे नहीं करेगा। यह होता है प्राइस कैप, यानी कि एक अपर लिमिट लगा दी गई है कि भाई ऐसा ना हो कि रूस जो है वो अपना तेल दूसरे देशों को बेच के और ज्यादा पैसा कमा ले और इस पैसे से जो उसकी इकोनॉमी है वो बहुत अच्छी हो जाए। तो बेसिकली ये G7 देशों ने और यूरोपियन यूनियन ने, यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया, तो ये भी चीज याद रखिएगा, G7 प्लस यूरोपियन यूनियन और ऑस्ट्रेलिया, इन लोगों ने मिलके ये वाला जो प्राइस कैप वाला रूल है ये लाए हैं। तो बेसिकली इसका लाने का मेन उद्देश्य यही था कि रूस की जो कमाई होती है उसको कम करा जा सके। इसकी कमाई कम होगी तो यहां पर क्या देखने को मिलेगा, एक फाइनेंशियल क्राइसिस यानी कि आर्थिक मंदी देखने को मिलेगी। और इस आर्थिक मंदी के चलते जो यूक्रेन पर रूस ने अटैक किया हुआ है पिछले 7-8 महीने से जो वॉर चल रहा है, इस वॉर को रूस जो है वो अपनी तरफ से समाप्त करने का एक प्रयास करेगा। तो इनडायरेक्टली इन्होंने रूस की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के लिए यह नियम बना दिया। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि प्राइस कैप होता क्या है। अब बात करी जा रही है इस आर्टिकल में कि इसमें रशिया ने क्या रिस्पांस दिया है, रशिया का क्या कहना है। तो देखिए, रशिया का यह कहना है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे ऊपर अगर ये प्राइस कैप लगाया भी गया है तो अगर कोई देश जो हमसे तेल खरीदना चाहता है वो हमारे ही मूल्यों पर खरीदेगा। अगर कोई देश हमारे मूल्य के बराबर नहीं खरीदेगा तो हम उसको बैन कर देंगे, हम उसको तेल नहीं बेचेंगे। अब देखिए यहां पर ना ये चीज रशिया को किस तरीके से प्रभावित करेगी। तो एक यहां पर रिपोर्ट आई थी तो उसमें यह बोला गया था कि रूस का जो बजट है, अगर जिस तरीके से ये जो प्राइस कैप लगाया गया है, ठीक है, तो प्राइस कैप के बाद जैसे इसके पहले आप देखोगे तो $73 पर बैरल के हिसाब से नवंबर का ये रेट था, ठीक है, तो अब ये घट के $60 हो गया। तो इसके हिसाब से ना इनको प्रतिवर्ष $37 बिलियन का प्रतिवर्ष, ठीक है, नुकसान इसकी जीडीपी में हो सकता है। अभी आपने ये भी सुना होगा कि जैसा इस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि रशिया ने ना अपना प्रोडक्शन भी बढ़ा दिया था। 488 मिलियन टन प्रोडक्शन रशिया जो है वो क्रूड ऑयल का करने लग गया था। और इसका करता भी क्यों ना, क्योंकि चाइना और इंडिया दो सबसे बड़े खरीदार देश इसके सामने थे। इसके साथ साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि फ्रांस और इस सऊदी अरेबिया, ठीक है, ये भी रशिया से बहुत बड़ी मात्रा में तेल खरीदते हैं। इस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि देखिए, सऊदी अरेबिया का मेन मोटिव होता है कि अब रशिया जो है वो सबसे कम दामों पर तो वैसे भी तेल बेचता है, तो और दूसरे कंट्री अट्रैक्ट हो जाते हैं रशिया की तरफ। तो सऊदी अरेबिया यहां पे क्या करता है, इससे सस्ते दामों पर तेल खरीदता है और अपना जो तेल है वो महंगे दामों पर दूसरे देश को बेचता है। अभी इस आर्टिकल में लिखा है कि हाल ही में हमारे विदेश मंत्री से सवाल पूछा गया कि भाई हम रशिया से तेल क्यों खरीद रहे हैं, जबकि ये साफ साफ दिखाता है कि हम यूक्रेन का साथ नहीं देना चाहते हैं और जो रूस ने यूक्रेन पर वॉर करा है तो हम उसके साथ खड़े हैं। यहां पर हमारे विदेश मंत्री का जवाब था कि देखिए, आप इंडिया को ब्लेम नहीं कर सकते, यूरोपियन यूनियन की उन्होंने यहां पर उदाहरण दिया कि अगर पिछले मतलब इसी वर्ष फरवरी से लेकर नवंबर तक का अगर केवल यूरोपियन यूनियन का एक डाटा निकाला जाए तो उसने 6 टाइम्स यानी कि 6 गुना ज्यादा तेल खरीदा है रशिया से भारत की कंपैरिजन में। यहां पर इस आर्टिकल में देखिए, इस पैराग्राफ में यह भी बता रहे हैं कि इंडिया ने रिकॉर्ड तोड़ दिए ऑयल खरीदने के रशिया से। नंबर 1 पोजीशन पर पहुंच गया रशिया इंडिया को ऑयल देने में।
अब इसके साथ साथ आपको यह भी चीज जाननी होगी कि यहां पर अभी हाल ही में आपने यह भी देखा था कि जो टर्की देश है, ठीक है, तो जैसे ही यहां पर प्राइस कैप लगाया गया तो यहां पर टर्की ने क्या करा था, जो भी रशियन शिप्स हैं, ठीक है, इनको क्या कर दिया था, ब्लॉक कर दिया था। अब यहां पर हमारी मैपिंग की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट हो गई हैं दो लोकेशंस। पहली बॉस्पोरस जल संधि जिसको स्ट्रेट बोलते हैं, और दूसरी डार्डेनलस। ठीक है, देखो यहां पर पड़ता है ब्लैक सी। ये जो आप मैप देख रहे हो ये रूस का मैप है, ठीक है। रूस के मैप में यहां से जो मैप है, ठीक है, तो रूस में यहां से जो तेल है उसकी सप्लाई होती है। और मैं एक बार आपको यहां से मिटा के दिखाता हूं। यहां से सबसे पहले वो बॉस्पोरस जल संधि से निकलता है, फिर वो डांडेलस से यहां पर एजियन सी से होता हुआ भूमध्य सागर, और भूमध्य सागर से कहां पर, सुएज नहर से होता हुआ, और वो भारत की तरफ आता है। तो यहां पर जब इसके जो शिप थे, जब ऑयल लेके यहां से चले तो बॉस्पोरस स्ट्रेट, अब इस पे आधिपत्य किसका है, टर्की का। तो यहां पर इसने इस शिप को रोक लिया। एक्चुअली में ये क्या कर रहे हैं, ये बेसिकली यहां पर शिप को रोक के ये चेक करने का प्रयास कर रहे हैं कि जो तेल यहां पर जैसे भारत ने खरीदा है, किसी और देश ने खरीदा, जिसके लिए भी तेल जा रहा है, उस तेल को कितने दाम पर यहां पर खरीदा गया है। अगर ये $60 से ज्यादा का खरीदा गया है तो फिर टर्की जो है उसका कहना है कि हम इसको यहां से गुजरने नहीं देंगे, क्योंकि यहां पर सबने एक मत निकाला है कि प्राइस कैप कितनी होनी चाहिए, $60। तो ये दो लोकेशंस इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखिएगा। तो इस पूरे आर्टिकल में ये सारे मुख्य पॉइंट थे जो मैंने आपको बताए। अगला आर्टिकल आपको प्रश्न संख्या 3 पे देखने को मिलेगा। इसको आप सेकंड पेपर यानी कि राज व्यवस्था से जोड़ सकते हैं। यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है। बेसिकली आप जिस तरीके से देख रहे हो, जो राज्य सरकारें हैं, ठीक है, और उनका राज्यपालों के साथ, ये गवर्नर है, ये गवर्नमेंट है, ठीक है, तो उनके साथ बहुत समय पहले से ये टसल चला आ रहा है। जैसे केरला के अंदर ये चीज आपने देखी, तमिलनाडु के अंदर ये चीज आपने देखी। बेसिकली उस चीज को रिमूव करने के लिए यहां पर राज्यसभा के अंदर क्या हुआ, डीएमके पार्टी है, उसके एक लॉयर हैं और ये मेंबर भी हैं राज्यसभा के। ये क्या कर रहे हैं, ये एक प्राइवेट विधेयक लेके आ रहे हैं। अब यहां से देखो दो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। पहली चीज तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि प्राइवेट विधेयक और जो सरकारी विधेयक होता है उसमें डिफरेंस क्या होता है, और दूसरा राज्यपाल वाला टॉपिक। अब देखिए यहां पर इन्होंने क्या करा, ये एक प्राइवेट विधेयक लेके आए हैं बेसिकली, और ये क्या करना चाहते हैं, ये संविधान में संशोधन करवाना चाहते हैं। संविधान में संशोधन के अंतर्गत जो राज्यपाल की शक्तियां हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, राज्यपाल की पावर और इसकी नियुक्ति और इसको हटाना, इन प्रावधानों में ये चाहते हैं कि कुछ फेरबदल हो। बेसिकली क्या होता है कि पहली चीज तो ये प्राइवेट विधेयक है, ठीक है, प्राइवेट विधेयक तो इसके कम चांसेस होते हैं संसद के अंदर, सदन के अंदर पास होने के। दूसरा, प्राइवेट विधेयक के साथ साथ ये संविधान में संशोधन का विधेयक लाए हैं, तो इसके तो और ज्यादा कम चांसेस हो जाते हैं यहां पर इसके पास होने के। बट ये जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि क्या क्या प्रावधान हो सकते हैं। देखिए इससे ना थोड़ी सी आपकी सोचने की जो आयाम है ना वो बढ़ेगा, ठीक है, कि अगर कोई व्यक्ति कोई विधेयक ला रहा है या कोई योजना ला रहा है तो वो क्या सोच के ला रहा है। तो यहां पर हम लोग उन मुख्य मुख्य बातों पर चर्चा कर लेते हैं। यहां पे मैंने ना इनके विधेयक के मेन पॉइंट लिख दिए हैं जिससे कि आपको आसानी हो जाएगी। मेन इनका फोकस रहा है चीफ मिनिस्टर। इनका यह कहना है कि राज्यपाल की जब भी नियुक्ति करते हो आप, ठीक है, अब राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है, तो उनकी नियुक्ति करने से पहले जो मुख्यमंत्री होते हैं उनसे आपको परामर्श करना पड़ेगा। बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री की सहमति आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है, सहमति शब्द यूज करा है, बड़े ध्यान से समझिएगा, और फिर उसके सिग्नेचर भी यहां पर आपको लेने पड़ेंगे। तो यानी कि सीएम को गवर्नर की अपॉइंटमेंट में इनको लगता है कि पावर और ज्यादा देनी चाहिए। दूसरा यहां पर मेन पॉइंट लाते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति एक्स है, वो कहीं का गवर्नर बन चुका है, ठीक है, तो अब क्या है, वो उसको सदन का सदस्य बनाने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यह बेसिकली कहने का मतलब यह था यहां पर कि भाई ऐसा ना हो, पहले आप गवर्नर रह चुके हो, बाद में आके आप लोकसभा या राज्यसभा में कहीं पर आप ज्वाइन कर लेते हो, फिर आप उसी सरकार का हिस्सा हो जाते हैं, सरकार फिर आपको कुछ एज ए गिफ्ट के तौर पे कोई राज्य का राज्यपाल बना देती है। तो ये प्रक्रिया जो है इसको समाप्त करना चाहिए। अभी यहां पर कार्यकाल की समाप्ति भी जो होती है ना, उसके पहले भी अगर जो सीएम है उस राज्य के, वो अगर राष्ट्रपति को ये सिफारिश करते हैं तो भी यहां पर गवर्नर को हटा देना चाहिए, ऐसा इनका कहना है, उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले ही। इनका यह कहना है कि आर्टिकल 157 में, ठीक है, ऐसा नहीं हो कि कोई भी व्यक्ति को आप राज्यपाल बना दो, वो राज्यपाल उसको आप तभी बनाओ जब उसे किसी क्षेत्र में बहुत अच्छे वो प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, उस क्षेत्र का बहुत अच्छी उनको नॉलेज हो। देखिए अभी का क्या होता है, बेसिकली जो राज्यपाल होते हैं उनके जो सिलेक्शन की शर्तें होती है वो
वो क्या होती है? पहली चीज तो है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष पूरी कर ली हो, ठीक है, लाभ का पद धारण ना करता हो, किसी सदन का या राज्य विधायिका का सदस्य ना हो, केवल ये शर्तें हैं। उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो कोई नहीं है यहाँ पे। तो बेसिकली ये चाहते हैं कि वहां पर ये क्वालिफिकेशन ऐड हो जाए कि वो प्रतिष्ठित व्यक्ति हो किसी एक फील्ड में। दूसरा, इन्होंने यहां पर अपर एज की भी बात करी है कि भाई 75 वर्ष से अगर ऊपर उम्र हो जाती है तो फिर किसी व्यक्ति को राज्यपाल नहीं बनाया जाएगा, या फिर वो गवर्नमेंट के अंदर, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या राज्य की गवर्नमेंट हो, अगर 10 वर्षों से सेंट्रल गवर्नमेंट या राज्य सरकार की सेवा में वो किसी भी जॉब में हैं तो उनको राज्यपाल नहीं बनाया जाएगा। क्योंकि उससे क्या होता है कि फिर वो लगता है कि इन्होंने जो वहां पर काम किया उसकी तरह एज ए गिफ्ट की तरह ये पोस्ट मिल गई है। तो अब जब कोई व्यक्ति गवर्नर बन के आएगा ना तो वो केंद्र सरकार के लिए ही काम करेगा, वो स्वेच्छा से कोई निर्णय नहीं ले पाएगा, विवेकाधीन शक्तियों का उपयोग नहीं कर पाएगा। बेसिकली देखिए, ये प्रावधान है जो इन्होंने यहां पर सुझाए हैं। बहुत कम चांसेस हैं इस बिल के पास होने के, बट ये चीज आप ध्यान रखिएगा, इसको इतना कोई आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, बट आपको यह पता होना चाहिए कि हाँ ये प्रावधान है। अब इसी में से आप खुद से भी संशोधन करके आप थोड़ा सा सोच सकते हो कि वास्तविकता में अगर राज्यपाल के पद को न्यूट्रल रखना है, ठीक है, ना ही वो स्टेट गवर्नमेंट के फेवर में आए ना ही वो सेंट्रल गवर्नमेंट के फेवर में आए, तो आप क्या सोच सकते हो। तो यहां पर उस जगह पर ये पॉइंट्स आपकी मदद कर देंगे। अब दूसरी चीज यहां पर जान लेते हैं कि जैसे प्राइवेट बिल होते हैं और जो सरकारी बिल होते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या डिफरेंस होता है। तो मेन डिफरेंस क्या है, प्राइवेट बिल, इसका नाम प्राइवेट इसलिए है क्योंकि देखिए ये बिल जो व्यक्ति ला रहा है वो जाहिर सी बात है कोई मंत्री का पद धारण नहीं करता है, वो संसद का नॉर्मल सदस्य है, ठीक है। तो ऐसे सदस्य जब बिल लाते हैं तो उसको प्राइवेट बिल कहते हैं। इसमें आपको 1 महीने का पहले से नोटिस देना पड़ता है और इसकी पारित होने की जो संभावना होती है ना वो भी बहुत कम होती है। अगर ये मान लीजिए पारित नहीं होता है तो इससे सरकार के ऊपर कोई आंच नहीं आती। सरकार को ऐसा नहीं कि आपको सरकार से आप मांगेंगे कि इस्तीफा दे दीजिए, जबकि सरकारी जो ये बिल होता है ना इसमें आपको केवल 7 दिन का नोटिस देना पड़ता है। दूसरा, यदि मान लीजिए ये अस्वीकृत हो जाता है तो फिर यहां पर इस्तीफा देना पड़ सकता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा क्योंकि भाई देखिए आपकी सरकार है, आप ही के मंत्री कोई बिल लाए और वही पास नहीं हो पाया तो कहीं ना कहीं सरकार की जो अस्तित्व होता है उस पर संकट आ जाता है। तो ये भी पॉइंट यहां पर याद रखिएगा। चलिए, अगला आर्टिकल आपको प्रश्न संख्या 9 पे मिलेगा। इसको आप थर्ड पेपर से जोड़ सकते हैं जहां पर हम लोग प्रौद्योगिकी के बारे में बात करेंगे। यहां पर देखिए एक नस्ल की बात हो रही है, इसको आप पशुपालन से भी जोड़ सकते हैं, बद्री गाय की, ठीक है। बद्री गाय जो है ये उत्तराखंड में पाई जाती है और उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में एक धाम है जो 4 धामों में एक आता है, बद्रीनाथ, ठीक है। तो बद्री, इसी नाम से इस गाय का नाम पड़ा है बद्री। बेसिकली उत्तराखंड जो सरकार है वो चाहती है कि जो बद्री गाय है इसकी प्रोडक्टिविटी को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है। तो आनुवांशिक तरीकों से यहां पर कई सारे तरीकों की बात हो रही है। देखिए यहां पर एक चीज बताई जा रही है कि ये जो गाय है ना ये क्या है, ये हर्ब्स खाती है। मतलब बहुत, अब देखिए ये उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में है, ठीक है, तो पहाड़ी इलाकों में इतना प्रदूषण तो होता नहीं है, ठीक है। तो वहां पर जो घास फूस होती है, जो पेड़ पौधे होते हैं, जो भी हिमालयन जड़ी बूटियां होती हैं, तो उसको ये गाय सेवन करती है। इस वजह से ना इसका जो दूध होता है, ऐसा बोला जाता है इसके दूध में 90% जो A2 बीटा केसीन होता है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, A2 बीटा कैसीन जो होता है वो 90% पाया जाता है। अगर इसकी नॉर्मल गाय के दूध की तुलना करेंगे तो उसकी तुलना में तो बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। परंतु यहां पर ना इसके साथ एक प्रॉब्लम ये होती है कि ये एक दिन की बात करें तो केवल 2 से 3 लीटर ही दूध दे पाती है, तो दूध बहुत कम होता है। और इसी दूध से, चूंकि इसमें इतनी ज्यादा मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब ये आहार ग्रहण कर रही है ना तो आउटपुट भी पोषक तत्व ही निकलेगा। इस दूध से बनने वाला जो घी होता है, इस घी की जो कीमत होती है यहां पर आप देख पा रहे होगे 3,000 रुपए से 5,000 रुपए किलो। यानी 1 किलो घी अगर आप मार्केट में बद्री गाय का लेंगे तो वहां पर 3,000 रुपए से 5,000 रुपए किलो तक की उसकी कीमत होती है। तो देखिए स्टेट की जो इकोनॉमी है, ठीक है, या लोगों जिनके पास ये गाय पली है, तो उसके लिए रोजगार का एक अच्छा साधन बन जाता है। अब सरकार का ये कहना है क्या हम इसकी इस प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। अब यहां पर एक शिविर हो रहा था जिसको चिंतन शिविर कहते हैं, तो वहां पर उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने जो वहां का पशुपालन विभाग है उसके सामने एक यहां पर ये टेक्नोलॉजी जो थी उसका प्रावधान करा, सेक्स सॉर्टेड सीमेन टेक्नोलॉजी। ये हमारी प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसको बोलते हैं लिंग चयनित वीर तकनीक। इसके बारे में आपको जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बड़े ध्यान से समझिएगा इसको। देखिए कोई भी स्पर्म होता है, ठीक है, उसमें
एक्स और वाई दोनों टाइप के जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र का मतलब है यहां पर क्रोमोसोम, ठीक है, ये पाए जाते हैं। अब आपको ये पता होगा कि जो वाई गुणसूत्र होता है ये मेल को बिलोंग करता है, जबकि जो एक्स गुणसूत्र होता है ये फीमेल को यानी कि मादा को बिलोंग करता है। अब गाय जो है, ठीक है, दूध यही देगी, तो यहां पर क्या करा जाएगा, देखिए सेक्स सॉर्टेड की बात हो रही है ना, सॉर्टेड का मतलब है यहां पर अलग करना है इन दोनों क्रोमोसोम्स को। अब यहां पर क्या करेंगे, सेक्स सॉर्टेड तकनीक से जो ये वाई क्रोमोसोम है इसको ये इस स्पर्म में से निकाल देंगे, ठीक है। अब जब इसको निकाल दिया तो यहां पर कौन सा क्रोमोसोम बचा, केवल एक्स क्रोमोसोम। तो एक्स, देखिए जब एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम होते हैं ना, तो यहां पर जो बच्चा पैदा होगा वो लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकता है, ठीक है। परंतु यहां पर क्या होता है, अगर उसमें नर का क्रोमोसोम है ही नहीं, वाई का क्रोमोसोम है ही नहीं, तो फिर यहां पर जो मादा है उसके पैदा होने के चांसेस 90% से भी ज्यादा हो जाते हैं। तो यहां पर अब हमें चूंकि गायों की संख्या बढ़ानी है, बद्री गाय की, तो जाहिर सी बात है हमें ज्यादा मात्रा में एक्स क्रोमोसोम की आवश्यकता होगी। तो जितना एक्स क्रोमोसोम को हम क्या करेंगे, इस अब स्पर्म में केवल कौन सा क्रोमोसोम बचा, एक्स क्रोमोसोम, तो इसी को हम निकाल के लेबोरेटरी में फर्टाइल कराएंगे और उसका जो एम्ब्रियो है उस एम्ब्रियो के माध्यम से हम क्या करेंगे, जो बद्री गाय है उसकी नस्लों को तैयार करेंगे। इस वजह से यहां पर क्या है, परिणाम यह होगा कि जितनी इनकी संख्या ज्यादा बढ़ेगी उतना यहां पर बात करी जा रही है कि इकोनॉमी की, पशुपालन विभाग की और लोगों के रोजगार, लोगों का रोजगार भी यहां पर बढ़ेगा, ठीक है। तो इन सारे मुद्दों को ध्यान में रख के ये जो आर्टिकल था वो मैंने आपको बताया। रोजगार में यहां पर राइटर बता रहे हैं कि जो उद्यमशीलता है इसको भी यहां पर मौका मिलेगा, ठीक है, नए नए जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो भी यहां पर आएगा। टोटल यहां पर 50 करोड़ रुपए इस चीज को अलॉट करा गया है। अगला आर्टिकल आपको पृष्ठ संख्या 12 पर मिलेगा, इसको आप थर्ड पेपर से जोड़ सकते हैं। अब देखिए मैक्सिमम टॉपिक आज जो है वो साइंस टेक के ही होंगे, तो ये आपके लिए अच्छा भी है, हफ्ते में एक बार साइंस टेक का आता है, तो मैंने कोशिश करी कि सारे टॉपिक्स, मैक्सिमम टॉपिक्स कवर करने की, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, टीबी, ट्यूबरोक्लोसिस की बात हो रही है, जिसको क्षय रोग भी बोलते हैं। तो यहां पर निक्षय मित्र की बात हो रही है, ठीक है। यहां पर सरकार जो है वो चाहती है कि एक हेल्पिंग हैंड, यानी कि एक हमको साथ मिलेगा निक्षय मित्रों का। किस चीज के लिए उसको ये साथ चाहिए, एलिमिनेट टीबी, ठीक है। तो एक एक चीज इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। देखिए सबसे पहली चीज ना, यहां पर ऐसा बताया गया, जिन भी व्यक्तियों को, जिनको पोषक तत्वों की, जिनके शरीर में कमी होती है ना, उनको ये बीमारी बहुत जल्दी पकड़ में आती है, ठीक है। तो लोगों के अंदर पोषक तत्व जो हैं वो जरूर होने चाहिए। अब सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं टीबी रोग के बारे में, तो पहली चीज तो आपको पता होना चाहिए, यहीं पर यूपीएससी आपसे प्रश्न पूछ देगा, नाम आम तो छोड़ दो आप, ये पूछ देगा कि ये जीवाणु से होता है, विषाणु से होता है, प्रोटोजोआ से, इस तरीके के प्रश्न में उलझाया जा सकता है। तो इसको एकदम याद कर लो कि क्षय रोग जो होता है वो जीवाणु के कारण होता है, पहली चीज। उस जीवाणु का नाम क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोसिस, ठीक है। अब ये बेसिकली किस चीज को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा, फेफड़ों को, यानी कि लंग्स को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। अब ये क्या है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने के चांसेस रहते हैं। मान लो कोई व्यक्ति है उसको टीबी है, तो उसने कहीं पर छींका या खांसा या थूका, तो उतनी जगह पर ये जो जीवाणु है ये उपस्थित रहता है। अगर उस जगह पर कोई और व्यक्ति उसके संपर्क में आता है तो श्वास के माध्यम से या छूने के माध्यम से उसके हाथ में अगर वो जीवाणु आएगा, अगर उसने नाक के पास या मुंह के पास वो हाथ वगैरह लगाया, तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये फैल सकता है। ऐसा नहीं है कि इसकी जो दवाई है वो है नहीं, ये उपचारात्मक रोग है, पहली चीज, ठीक है। ये बीसीजी के जो टीके होते हैं वो बेसिकली इस क्षय रोग में लगाए जाते हैं। अब यहां पर मुद्दा क्या है ना, यहां पर मुद्दा है कि प्रधानमंत्री टीबी फ्री इंडिया कैंपेन, ठीक है। यहां पर जो सरकार के द्वारा ये कैंपेन चलाया गया था, तो हमारा टारगेट था 2025 तक पूरी तरीके से क्या करना है, टीबी को खत्म करना है। तो इसी कैंपेन के अंदर में दो चीजें आपको समझनी है जो इस आर्टिकल का मुख्य हिस्सा है। एक तो है निक्षय पोषण योजना। इसमें क्या करा जाएगा ना, जो भी टीबी रोगी हैं उनको 500 रुपए ये केवल इसलिए दिए जाएंगे, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कि पोषक तत्व युक्त आहार वो ग्रहण कर सकें। अगर किसी को पैसे की वजह से कमी हो जाती है और वो न्यूट्रिएंट्स जो फूड है उसको नहीं खा पाता है, तो कम से कम सरकार उसको 500 रुपए दे रही कि भैया तुम खाना अच्छा खाओ, ठीक है, 2018 में। और ये जो पैसा है ये कैसे दिया जाएगा,
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी के द्वारा डायरेक्ट उनके अकाउंट में ही आ जाएगा। तो बीच में अगर कोई बिचौलिया वगैरह है तो उसका भी खेल यहां पर खत्म हो गया। दूसरा यहां पर क्या है, निक्षय मित्र, जिसके बारे में ये आर्टिकल आया है। ठीक है, तो निक्षय मित्र क्या होते हैं? ये लोग जो हैं वो एक इंडिविजुअल आदमी भी हो सकता है, एक ग्रुप के लोग भी हो सकते हैं, कोई एक कंपनी हो सकती है, कोई एक एनजीओ हो सकते हैं, कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं। अब यहां पर कॉर्पोरेट संस्थान भी हो सकते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी एक्स है, अब वो ये काम करना चाहती है, ठीक है, कि हम निक्षय मित्र बनना चाहते हैं। अब निक्षय मित्र क्या होते हैं? इसमें क्या होगा ना, को जो भी टीबी रोगी हैं उनको आप एटलीस्ट मतलब कम से कम आप 1 वर्ष, और ऐसा है कि 3 वर्ष तक आप क्या करोगे ना, इनको गोद लोगे। अब इनको गोद लेने का मतलब क्या है? इनकी दवाई का, इनके खान पान का, ठीक है, ये सारा जो खर्चा होगा ये निक्षय मित्र को वहन करना होगा। तो यहां पर जो कॉर्पोरेट घराने हैं, ये भी सरकार ने इनको भी आमंत्रण दिया है कि आप भी यहां पर आ सकते हैं। जैसे मैं एक कोई व्यक्ति हूं, मैं भी निक्षय मित्र बन सकता हूं। कोई ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं, एनजीओज हैं, ये भी निक्षय मित्र बन सकते हैं। तो बेसिकली यहां पर सरकार ने निक्षय मित्र बना के ये चीज बताने का प्रयास किया है कि देखिए, जो ये टीबी रोग है ये केवल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अर्थात सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उसको खत्म करना, उसमें यहां पर लोगों की जन भागीदारी बहुत ज्यादा आवश्यक होगी। तब हम जाके 2025 तक इस बीमारी से पूरी तरीके से निजात पा पाएंगे। अब देखिए अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ेंगे तो ये आपको पृष्ठ संख्या 12 पर मिलेगा। इसको भी आप पर्यावरण से जोड़ सकते हैं। देखिए बहुत सारे पक्षियों के बारे में हम लोग चर्चा करते रहते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में हम लोगों ने चर्चा करी थी, ठीक है, अमूर फाल्कन के बारे में हम लोगों ने चर्चा करी थी। अब यहां पर चर्चा में कौन सा पक्षी आ चुका है? ग्रेट हॉर्नबिल। ठीक है, आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत पक्षी है ये बेसिकली चर्चा में क्यों आया? क्योंकि यहां पर जो हॉर्निबल फेस्टिवल होता है नागालैंड के अंदर, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, इस पे यूपीएससी प्रश्न भी पूछ चुका है। इस वजह से इस आर्टिकल को मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखूंगा। तो सबसे पहले तो हम यही जान लेते हैं कि ये फेस्टिवल होता क्यों है। देखिए नागालैंड में क्या होता है ना, आपको पता होना चाहिए 1 दिसंबर नागालैंड का स्थापना दिवस होता है। ठीक है, चलिए कमेंट करके बताइए कौन से वर्ष नागालैंड का जन्म हुआ था। तो 1 दिसंबर के दिन इनका स्थापना दिवस होता है। तो नागालैंड में क्या करा जाता है कि 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक, इन 10 दिनों तक वहां पर इस चीज को एक पर्व के रूप में मनाते हैं और ये हर वर्ष मनाते हैं। अब उसका नाम इन्होंने हॉर्निबल के नाम पे रखा है, यानी कि इस पक्षी के नाम पे रखा है। ऐसा बोला जाता है कि जो नागा में जो जनजातियां रहती हैं उनका एक धार्मिक विश्वास है, उनकी एक आस्था इस पक्षी के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए इस फेस्टिवल को हॉर्निबल फेस्टिवल के नाम से बुलाते हैं वो। दूसरा, अगर जैसे ये भी याद रखिएगा, नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। ठीक है, तो कोहिमा से ना 12 किलोमीटर दूर एक और जगह आपको मिलेगी, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है किसामा। ठीक है, किसामा, इस नाम को याद रखिएगा। इसी जगह पर यह फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है। इसी को कई बार आप देखते होंगे बोलते हैं त्योहारों का त्योहार। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं कि आपको 4 कथन दे देंगे और बोलेंगे कि पहचानो ये कौन से फेस्टिवल के बारे में बात हो रही। तो उसमें एक लाइन लिखी होगी कि इसको त्योहारों के त्योहार के नाम से भी जानते हैं। तो वो कौन सा फेस्टिवल है? हॉर्निबल फेस्टिवल। अब दूसरा मेन मुद्दा हमारे सामने आ जाएगा, ये पक्षी। इसके ऊपर भी प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न बनेगा। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है इस आर्टिकल में, जो ग्रेट हॉर्निबल है, ठीक है, जो आप देख पा रहे हो, तो ग्रेट हॉर्निबल जो है ये हिमालय जो रीजन है वहां पर पाया जाता है, बेसिकली नॉर्थ ईस्ट में और वेस्टर्न घाट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे ये पूछा जा सकता है ये पाए कहां पे जाते हैं। ठीक है, अगर बात करी जाए अरुणाचल प्रदेश की और केरला की, तो यहां का ये राज्य पक्षी है। ये भी दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अगर इसके पंखों के फैलाव की बात करें ना, जिस तरीके से ये पंख फैले हुए हैं, 5 फीट तक के इसके फैलाव होते हैं, तो जब भी ये उड़ता है तो एक प्रकार की इससे आवाज निकलती है। अब यहां पर जो ये हॉर्निबल है ना, इसके प्रकार हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। व्रेथड हॉर्निबल, ब्राउन हॉर्निबल, र्यूफ्रेस नेक्ड हॉर्निबल। ये क्या होते हैं? ये थोड़े से स्मॉल होते हैं और ये केवल और केवल कहां पे पाए जाएंगे? आपकी जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, ठीक है, यहां पर ये पक्षियों के प्रकार जो हैं वो पाए जाते हैं। एक पक्षी यहां पर है बहुत अच्छा, उसका नाम है मालाबार ग्रे हॉर्निबल। ठीक है, ऐसा बोलते हैं कि ये जब उड़ता है ना तो ऐसा लगता है कि इसके, अब चूंकि यार 5 फीट का विंग स्पैन है इसका, तो जाहिर सी बात है हवा को जब ये काटेगा तो हवा के घर्षण से ये साउंड निकलती है। तो मालाबार जो हॉर्निबल होता है इसमें ऐसी साउंड निकलती है जैसे ये हंस रहा होता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा कि कौन सा हॉर्निबल पक्षी जो है वो लाफ करता है, तो मालाबार ग्रे हॉर्निबल।
अगर इनके आवास की बात करें तो ये तो हो गया कि किस स्थानों पे ये पाए जाएंगे। तो बेसिकली आपने देखा पश्चिमी घाट की बात कर लें और नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात कर लें, हिमालयी रीजन की। दूसरा, ये कैसे घरों में रहना पसंद करते हैं, मतलब घोंसलों में कैसे रहना पसंद करते हैं। तो यहां पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, टॉल ट्रीज, ये ऊंचे पेड़ों पर रहना पसंद करते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए कितना अच्छा वर्ड लिखा हुआ है, म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म का मतलब होता है, देखिए ये करते क्या है पक्षी, ये पक्षी अगर जहां पर भी इनकी उपस्थिति होती है तो इससे ये पता लग जाता है कि वहां पर जो ऊंचे पेड़ हैं वो बड़ी अच्छी मात्रा में हैं। तो ये देखिए हमारे पर्यावरण की दृष्टि से दोनों चीजें बेटर हैं। एक तो जैव विविधता की दृष्टि से ये पक्षियों की संख्या भी अच्छी है, और दूसरा पर्यावरण के लिए, कार्बन सिंक के लिए वहां पर जो वन है वो भी अच्छी मात्रा में है। परंतु ये दोनों ना एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, उसी को बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। कैसे? देखिए पहली चीज, ये पेड़ जो है ये इन पक्षियों को रहने के लिए क्या देता है, ये इनको आवास देता है। ठीक है, उसके बदले में ये पक्षी जो है, अब जो भी पेड़ में फल वगैरह लगते हैं उनको खाता है। अब ये पक्षी जब उड़ता है ना, तो जैसे इसके जो बीज होते हैं, तो बीज गिराता हुआ ऐसा है ना, या फिर यहीं पे गिरा रहा है बीज, या कहीं पर भी दूसरे पेड़ पे गया तो वहां पे बीज गिरा रहा है, तो काफी ज्यादा दूरी पर ये जो बीज हैं इसके वितरित करता है। अब जहां पर भी बीज गिरेंगे वहां पर पानी बरसेगा। अब कार्बन जो है वो तो कहीं से भी इनको मिल जाएगा, जो प्राकृतिक उर्वरक है। ठीक है, उससे क्या होगा, यहां से फिर से नए पेड़ बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये बेसिकली पक्षी क्या कर रहा है, ये पेड़ को उगाने का भी एक प्रयास कर रहा है। तो ये बड़ी अच्छी चीज है इसके अंदर, तो हमें इसका संरक्षण बहुत करना जरूरी हो जाता है। अब इसकी संख्या में जो है वो क्या देखी जा रही है, कमी देखी जा रही है। क्यों कमी देखी जा रही है भाई, जो पेड़ हैं उनको काट दिया जा रहा है। अब ये रहना पसंद करता है ऊंचे पेड़ों पर, तो इसकी भी संख्या में कमी होती है। दूसरा, यहां पर देखिए शिकार, यहां पर ना लोगों द्वारा इसका शिकार कर दिया जाता है। बेसिकली शिकार क्यों करा जाता है, इसको मैं मिटा के आपको दिखाता हूं। ये आप देख पा रहे हो, इसकी चोंच को देख पा रहे हो, तो इसकी चोंच के लिए शिकार करते हैं। ये अपना जब मुकुट पहनते हैं, जो वहां के जनजाति लोग हैं, तो उसके मुकुट में ऐसी चोंच को लगाते हैं। ठीक है, उस वजह से क्या है कि इनकी संख्या में कमी देखी जा रही है। अब ये मैंने वही डेटा लिख दिया है यहां पर, तो इसको आप एक बारी देख लीजिएगा। एक और चीज इंपॉर्टेंट है यहां पर जो इस आर्टिकल में नहीं थी, अंडमान निकोबार में ना एक नारकोंडम आइलैंड मिलेगा आपको, वहां पर हॉर्निबल पक्षी की एक प्रजाति पाई जाती है जिसको नारकोंडम प्रजाति कहते हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, इनकी संख्या काफी कम बची हुई है। अगर IUCN स्टेटस की बात कर लें तो ये असुरक्षित यानी कि वल्नरेबल श्रेणी में आते हैं। साइट्स की बात कर लें तो ये अपेंडिक्स 1 में आते हैं, यानी कि इनका जो व्यापार है वो प्रतिबंधित है पूरी तरीके से। ठीक है, तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अगला आर्टिकल आपको प्रश्न संख्या 13 पर मिलेगा, इसको आप थर्ड पेपर से जोड़ सकते हैं, जहां पर हम लोग टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। अब देखिए यहां पर अभी हम लोगों ने टीबी के बारे में पढ़ा, तो अब यहां पर बात किसके बारे में हो रही है, अल्जाइमर के रोग के बारे में। देखिए इस आर्टिकल में बेसिकली निकला क्या हुआ है, यहां पर एक दवाई की बात हो रही है, लेकेनमैब। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहां पर, इसका नाम आप देख पा रहे होगे। ऐसा बोला जा रहा है कि अल्जाइमर में इसके ट्रायल में थोड़ी सी सफलता देखी गई है। किस सेंस में, यहां पर जो व्यक्ति की यारदाश्त है, जिनको भी ये दवाई दी गई ना, उस व्यक्ति की यारदाश्त में पहले की तुलना में थोड़ी सी बढ़ोतरी देखी गई। हम अल्जाइमर के बारे में पहले जानते हैं, अल्जाइमर रोग होता क्या है। बेसिकली ये क्या है, एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। बेसिकली क्या होता है, हमारे शरीर में बहुत सारे न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, न्यूरॉन्स क्या है, ये जो हमारे शरीर में सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, जैसे अब मान लीजिए हाथ में आप किसी चीज को पकड़ते हो, आपको गर्म लगता है, परंतु ये चीज हमारे ब्रेन तक पहुंचती है, ये मैसेज ब्रेन तक पहुंचता है। तो ब्रेन तक पहुंचाता कौन है, तो यही न्यूरॉन्स पहुंचाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, हमारे जो मस्तिष्क में ये न्यूरॉन्स होते हैं ना, बेसिकली यहां पर ये अल्जाइमर रोग का संबंध आ जाता है। कैसे, यहां पर क्या होता है, ये आप देख पा रहे होगे, मानव मस्तिष्क है, तो ये देखिए ये एक हेल्दी न्यूरॉन्स होता है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो इनको डेंड्राइट्स कहते हैं। ठीक है, ये होती है एक्सन। अब जैसे क्या होता है, हमारे शरीर में नॉर्मल जो प्रोटीन है वो बनते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होती, परंतु हमारे ब्रेन में क्या होता है ना, जैसे नॉर्मल न्यूरॉन आप देख रहे हो तो ये ऐसा दिखता है, बट हमारे ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं, तो यहां पर एक प्रोटीन बनने लगता है। बड़े ध्यान से देखिएगा, आप इस टाइप का जो येलोइश कलर देख रहे हो, ये प्रोटीन का जमाव होने लगता है। उस प्रोटीन को बोलते हैं एमिलॉइड। ये पूछा जा सकता है आपसे, एमिलॉइड बोलते हैं इस प्रोटीन को। अब ये प्रोटीन क्या करता है ना, इसी न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन से संचार करने में, कम्युनिकेट करने में यहां पर ये बाधा उत्पन्न करने लग जाता है। जब ये बाधा उत्पन्न करता है तो ये जो न्यूरॉन है दूसरे न्यूरॉन से कम्युनिकेट कर नहीं पाते, एक कोशिका दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाती। तो ऐसी स्थिति को, जैसे आप ये देख पा रहे हो, ये एक हेल्दी ब्रेन होता है, और ब्रेन की जब सीवियर अल्जाइमर डिजीज हो जाती है तो इस तरीके के ये आप देख पा रहे हो होल्स हो जाते हैं। तो यहां पर कहीं पे प्रोटीन जमा होता चला जाता है, और उस केस में होता क्या है कि जो
याद रखने की क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है, डिसीजन लेने की क्षमता खत्म हो जाती है। बेसिकली पूरी तरीके से धीरे धीरे करके जो याददाश्त है हमारी वो खत्म होना स्टार्ट हो जाती है। और ये किस प्रोटीन के निर्माण के कारण होता है? एमिलॉइड प्रोटीन। और ये कोई सामान्य नहीं होता, जैसे कैंसर होता है ना, अनकंट्रोल्ड वे में कोशिकाएं जो हैं वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाती हैं। सेम एज इट इज यहां पर होता है कि अनकंट्रोल्ड वे में जो ये एमिलॉइड प्रोटीन है वो डेवलप होना हमारे ब्रेन में स्टार्ट हो जाता है। तो इसी स्थिति को क्या बोलते हैं? अल्जाइमर। तो इसी स्थिति से निपटने के लिए यहां पर एक जो दवाई आप देख पा रहे हो लेकेनमैब, इसको यहां पर ट्रायल बेसिस पे देखा गया और इसने कुछ मात्रा में यहां पर सफलता हासिल करी है कि लोगों की जो मेमोरी थी वो थोड़ा सा उसमें पॉजिटिव साइन देखा गया। दूसरा एक ये भी चीज याद रखिएगा, अगला आर्टिकल आपको प्रश्न संख्या 12 पर देखने को मिलेगा। इसको आप थर्ड पेपर यानी कि प्रौद्योगिकी से जोड़ सकते हैं। यहां पर देखिए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है ना, उसने एक बैटरी को डेवलप किया है। अब आप बोलेंगे बैटरी का यूज क्या है? यहां पर जो भी हमारे ये स्पेस स्टेशन होते हैं ना, इसको पावर करने के लिए, ठीक है। अब इसको पावर करने के लिए जो बैटरी बनाई जाएगी ना, इसको बनाने के लिए यहां पर जिस तत्व का इन्होंने यूज करा है वो हमारी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए क्या होता है ना, हमारा एक न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, ठीक है। अब इस न्यूक्लियर रिएक्टर में हम लोग जो नाभिकीय ईंधन है, न्यूक्लियर फ्यूल है, उसका यूज करते हैं। तो हमें पता है जो प्लूटोनियम है उसको यहां पर ईंधन के रूप में यूज करते हैं, तो इसका कुछ ना कुछ न्यूक्लियर अपशिष्ट पदार्थ बचता होगा। यही तो सबसे बड़ी चुनौती होती है ना, कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर से अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं उसको किस तरीके से हम डिस्पोज कर सकते हैं। तो यहां पर जो अपशिष्ट पदार्थ निकलता है ना, उसका नाम है अमेरिसियम 241। अब ये तो अपशिष्ट है, हमको इसको क्या करना है? डिस्पोज करना है। अब इसको डिस्पोज करने की बजाय अगर हम इसको यूज कर पाए, किस चीज में यूज कर पाए, इसी से हम क्या बनाएंगे? बैटरीज बनाएंगे। और उस बैटरी से ऊर्जा किसको मिलेगी? स्पेस स्टेशंस को। तो बेसिकली इस प्रोजेक्ट के लिए जो फंडिंग है वो मैंने आपको बताया कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा ही करी जा रही है। तो यहां पर ये पूछ सकते हैं आपसे प्रारंभिक परीक्षा में कि हाल ही में चर्चा में रहा अमेरिसियम 241 किस चीज से संबंधित है। तो ये याद रखिएगा, ये एक नाभिकीय अपशिष्ट है और वो नाभिकीय अपशिष्ट किससे निकलता है? प्लूटोनियम से। और इसी नाभिकीय अपशिष्ट का यूज हम लोग बैटरी में करेंगे जो स्पेस स्टेशंस को पावर देंगी, ठीक है। चलिए आज मैं आपसे दो प्रश्न पूछता हूं। पहला प्रश्न है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। जो मैंने अभी आपको अल्जाइमर बताया उसकी जो दवाई थी लेकेनमैब, वो दवाई का प्रकार है, वो कैसी दवाई है? मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। तो मैंने सोचा कि यही आपसे प्रश्न पूछ दूंगा तो आपको ये बताना होगा। और दूसरा प्रश्न है मॉस्को फॉर्मेट क्या है? अभी हाल ही में G20 में भी चर्चा में रहा था ये, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इन दोनों का आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। अब मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न पे नजर डालते हैं। रूसी तेल के आयात पर प्रतिबंध लगाने के अमेरिका के फैसले का भारत और दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको आपको समझाना है। तपेदिक उन्मूलन में यानी कि टीबी की बात हो रही है, भारत के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करें। दोनों प्रश्नों को करने का प्रयास जरूर करिएगा। आज के सत्र में बस इतना ही रखते हैं। कमेंट करके प्लीज बताइएगा कि आज का सत्र आपको कैसा लगा। मैंने कोशिश करी है कि जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे उनको कवर करूं। मिलते हैं आपसे अगले द हिंदू के सत्र में कुछ नए आर्टिकल्स के साथ। तब तक अपनी पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने माता पिता का बहुत सारा ध्यान रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।